आज रंगबाज में एक गजब के किरदार की बात। वो जिसने एक आंदोलन में क्रांति की आग फूंकने के लिए घर से निकला, लेकिन समय के साथ वर्चस्व के नशे में डूबता चला गया। फिर अपराध का दलदल, बम बारूद और दहशत की दुनिया। उसके बाद राजनीति की ताकत, रसूख का जुनून और एक समय ऐसा भी आया जब वो असहाय भी हुआ, असहाय लोगों का सहारा भी बना और राख से एक बार फिर रॉबिन हुड बनकर दुनिया के सामने अलग रूप में आया। ये है बिहार के पूर्णिया के रंगबाज पप्पू यादव। वैसे नाम ही काफी है। दादा ने पहली बार पप्पू कहकर पुकारा और फिर राजेश रंजन इसी नाम से आज तक जाने जाते हैं। तो चलो बिना किसी लाग लपेट के सीधे कहानी में कूदते हैं और इस रंगबाज की कहानी उस घटना से शुरू करते हैं जिसने पप्पू यादव की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाला। तारीख थी 14 जून, साल था 1998। जगह था बिहार का पूर्णिया शहर। घड़ी में शाम के 4:30 बज रहे थे। सूरज ढलने को था और हवा में हल्की सी नमी थी। एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार जिसका नंबर था BHK 1426। याद करना आसान है ना। हरदा गांव से पंचायती करके पूर्णिया की तरफ लौट रही थी ये कार, और कार में बैठे थे CPI के बड़े नेता कॉमरेड अजीत सरकार। साथ में थे उनके ड्राइवर हिरेंद्र शर्मा, उनके बॉडीगार्ड रमेश ओरान और उनके एक साथी कॉमरेड अशफाक आलम। किसी को क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी शाम होने वाली है। रास्ते में एक पेट्रोल पंप के पास 2 लड़के यामाहा मोटरसाइकिल पर बैठे नजर रख रहे थे। उन्होंने कार का नंबर देखा, पहचान की और एक इशारा किया, और इस इशारे के बाद बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 और लोग तेजी से सामने आए और फिर दे दनादन गोलियों की बौछार शुरू हो गई। एक हमलावर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। बाकी सब छोटे हथियारों से बारूद उगल रहे थे। मकसद साफ था, अजीत सरकार को खत्म करना, और वो इसमें कामयाब भी रहे। अजीत सरकार, उनके ड्राइवर और कॉमरेड अशफाक आलम तीनों मौके पर ही ढेर हो गए, जबकि बॉडीगार्ड रमेश ओरान जख्मी हो गए। इस हत्याकांड ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया। पुलिस ने जांच शुरू की और धीरे धीरे शक की सुई एक युवा नेता की तरफ घूमने लगी। उस नेता का नाम था राजेश रंजन, लेकिन लोग उसे पप्पू यादव के नाम से जानते थे। कागजों में नाम राजेश रंजन था, लेकिन दादाजी ने प्यार से पप्पू नाम दिया और यही नाम उनकी पहचान बन गया। पप्पू यादव का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था, लेकिन वक्त बदला, दौर बदला। JP के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में पूरे देश में हलचल मचा दी थी। बिहार में भी नए नए नेता उभर रहे थे, और इसी दौर में पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के साथ साई की तरफ घूमने लगे। लालू यादव उस वक्त बिहार की राजनीति के किंग। पप्पू यादव एक तेज तर्रार छात्र नेता। उन्हें उत्तर बिहार में अपना दबदबा बनाना था, और इसके लिए उन्होंने अपनी खुद की एक सेना खड़ी कर ली। ये वो दौर था जब बिहार में अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। पप्पू यादव ने इस माहौल का फायदा उठाया। उन्होंने पिछड़ी जाति के युवाओं को अपने साथ जोड़ा और कोसी बेल्ट में अपना वर्चस्व कायम कर लिया। कोसी बेल्ट मतलब पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार, ऐसे जिले। 80 के दशक के अंत तक पप्पू का इन इलाकों में सिक्का चलने लगा था। फिर आया 1990 का साल। देश में आरक्षण की आग भड़क उठी। मंडल कमंडल की लड़ाई सड़क पर आ गई। बिहार का समाज जातियों में बंट गया। ठाकुर, भूमियार, अहिर सबने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोसी बेल्ट में एक और बाहुबली नेता उभर रहा था। नाम था
आनंद मोहन ने अपनी प्राइवेट आर्मी बना ली थी और उसे चुनौती देने के लिए पप्पू यादव भी अपनी सेना लेकर तैयार थे। दोनों तरफ से आए दिन वारदातें होने लगी। पप्पू यादव और आनंद मोहन, इन दोनों को कोसी बेल्ट का टेरर ट्वीन कहा जाने लगा, मतलब आतंक के जुड़वा। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में पप्पू यादव ने भूमिहारों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। एक बार एक गांव में एक यादव लड़के की पिटाई हो गई। पप्पू यादव को यह बात पता चली, गुस्से से आग बबूला हो गए। 60 बसों में हथियार बंद लड़कों को भरकर वो निकल पड़े और उस गांव पर धावा बोल दिया। वहां फायरिंग भी हुई। कहते हैं कि पप्पू और उनके गुंडों ने गांव को लूटने की भी कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने पप्पू की कार को आग के हवाले कर दिया और उनके हथियार भी छीन लिए। ये सिर्फ भूमिहारों और यादवों की लड़ाई नहीं थी, ये दो बाहुबलियों की जंग थी। आनंद मोहन और पप्पू यादव दोनों ही अपने अपने इलाके के बादशाह बनना चाहते थे। उनकी जंग ने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि सरकार को बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को उतारना पड़ा। मोकामा से लेकर वैशाली तक 150 किलोमीटर के इलाके में जैसे गृह युद्ध छिड़ गया था। वैशाली के कुछ गांवों ने तो अपनी सीमाएं तक सील कर दी थी और हथियार उठा लिए थे। पप्पू यादव और आनंद मोहन इस लड़ाई ने पूरे इलाके में जाति हिंसा फैला दी। पप्पू यादव भले ही लालू प्रसाद यादव के साथ साए की तरह घूमते थे और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि उन्हें लालू का उत्तराधिकारी कहा जाने लगा, उत्तराधिकारी माना जाने लगा, लेकिन पप्पू ने अपनी सियासी राह खुद चुनी। साल 1990 में पप्पू यादव मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। उन्होंने जनता दल के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। इससे उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी पार्टी का खिलौना नहीं, बल्कि अपनी मर्जी के मालिक वो खुद हैं और पप्पू ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भारी वोटों से जीत दर्ज की। ये थी पप्पू यादव के सियासी सफर की शुरुआत। वो 1990 का ही साल था, नवंबर का महीना था और महीने का पहला दिन। रात के करीब 8:30 बजे पूर्णिया शहर, चित्रवाड़ी रोड इलाका, पप्पू यादव अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे। रोड पर पुलिस की गाड़ी दिखी। पप्पू को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई, पुलिस की गाड़ी के पास गए, ड्राइवर को नीचे उतारा, पिस्टल की बट से उसके सिर पर मारा, मारपीट की और ये सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस जवान और ड्राइवर राम प्रवेश पासवान के मुताबिक पप्पू यादव ने उनकी मूंछें उखाड़ दी। मूंछ किसी की शान होती है, किसी का गुरूर होता है, यहां तक कि उनकी मूंछों से खून निकल आया। सिपाही ने यह भी आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने उनकी जेब से 1500 रुपए और घड़ी भी छीन ली। हालांकि इस मामले में साल 2017 में पप्पू यादव और उनके एक साथी को कोर्ट ने बरी कर दिया। जून 1991 तक पप्पू यादव के खिलाफ हत्या के 3 मामले दर्ज हो चुके थे। कोसी बेल्ट में दहशत फैलाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NS भी उन पर लगा दिया गया था। बताते हैं कि उस वक्त दहशत फैलाने के लिए बिहार में एक सेट तरीका था, किडनैप करो, डर दिखाओ, पैसे वसूलो और ना वसूल पाओ तो बेरहमी से मार डालो। पप्पू यादव की जिंदगी से जुड़े कई सारे किस्से, एक एक किस्से को मैं सुनाऊंगा और आप अगला किस्सा जो सुनेंगे उससे आप कहेंगे कि ये आदमी कैसा था और बाद में कैसा हो गया। तो आप देखते रहिएगा रंगबाज। अगले एपिसोड में कुछ और कहानियां पप्पू यादव से जुड़ी हुई। तब तक के लिए जय हिंद।